वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए, वॉइस तो मेरी ओके। बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ आनी चाहिए मेरे। तो पिछली क्लास में मैंने जो है आपको पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, दैट इज एटॉमिक साइज, जिसमें आयनिक रेडियस भी हमने क्लियर किया था। ठीक है, और आज हम दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो कहते हैं किसी भी एटम को आयोनाइज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करेंगे। तो मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ और अपनी बात स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। ओके ओके, हेलो, आवाज क्लियर है सबको बच्चों? ओके ठीक है, तो यहाँ पे तो आई थिंक दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, एब्रिविएशन में इसको IE बोल देते हैं, ऑल्सो नेम्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। IP, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिए तो क्या होता है, जैसे कोई एटम है उसमें न्यूक्लियस होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, सपोज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें और कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर सपोज। तो अगर ये वैलेंशियल है, ठीक है, तो इसके लिए वैलेंशियल की अगर बात करें, इसको मान लेते हैं एक ही सेल मैंने दिखाया यहाँ पे, इसको आप कंसिडर करें, इट इज अ वैलेंशियल। ठीक है, इट इज वैलेंशियल। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? मेरे तो बैकग्राउंड से आवाज नहीं आ रही है, मैं तो दोबारा एक बार इसको म्यूट ऑल कर देता हूँ। आई थिंक इधर से तो आवाज नहीं, मेरे साइड से तो कोई आवाज नहीं आ रही, साइलेंट है। आ रही है बैकग्राउंड से तो कोई दूसरा है क्या? ओके, एक मिनट में दोबारा देखता हूँ, रुकना एक मिनट। मैंने दोबारा म्यूट ऑल किया है, अब बताओ अब क्लियर है? क्लियर, ओके। तो होता क्या है कि इसको देखेंगे कि यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इतना तो आपको मालूम होगा। तो अगर हम कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमें वहां से रिमूव करना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है, ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, इसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। तो हम कहते हैं किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने के लिए
जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नेम्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है एटम की। एटम जो होगा मैंने बताया था बॉन्डेड कंडीशन में होगा, लेकिन यहाँ पे हमें बॉन्डेड कंडीशन में नहीं लाना पड़ेगा, एटम को आइसोलेटेड लेना पड़ेगा। कहने वाला उसके बॉन्ड को ब्रेक करके आइसोलेटेड स्टेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रल होना चाहिए। ये कंडीशन है कि एटम न्यूट्रल हो, चार्ज नहीं हो, आइसोलेटेड हो, गैसियस स्टेट में हो। उस कंडीशन में अगर हम एनर्जी देते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और कैटायन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आइसोलेटेड एटम आएगा। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम होगा। ठीक है, कहने वाला वह बॉन्डेड नहीं होगा। जैसे आपका फ्री स्टेट का एटम होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, जैसे सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में होता है तो गैसियस स्टेट का सोडियम एटम चाहिए। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर चार्ज आएगा तो क्या होगा, जेड जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो अगर हम बोलें कि ज्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, न्यूट्रल एटम में या कैटायन में, कैटायन पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा देन न्यूट्रल। इसीलिए पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैटायन का रेडियस अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंट से छोटा होता है। तो कैटायन का रेडियस क्यों छोटा है कि उसके जेड इफेक्टिव एटम पेरेंट एलिमेंट पे कम है, कैटायन पे ज्यादा है। तो उल्टा हो जाएगा, कैटायन की आयोनाइजेशन एनर्जी रेस्पेक्टिव एलिमेंट से ज्यादा होगी, क्यों, वहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। न्यूट्रल एटम मतलब हम कह रहे हैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड, अगर आइसोलेटेड नहीं है, बॉन्डेड कंडीशन में है, तो फिर वहां पे हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, एटम आइसोलेटेड है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, न्यूट्रल स्टेट में, ये तीन कंडीशन में है। उसके बाद हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर हम इसको डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको अगर हम बोलें तो इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove one valence electron, amount of energy required to remove one valence electron from isolated gaseous atom। कंडीशन में आएगी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वन होगा एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एक कंडीशन ये भी कि एटम का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में होगा। अगर एक्साइटेड स्टेट से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो सेपरेशन एनर्जी कहलाएगी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one valence electron from isolated gaseous neutral atom in its ground state is called ionization energy। ionization energy या हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे कैटायन से तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एटम की कंडीशन मैंने आपको बताई, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होगी। इसी को अगर हम आगे देखें, ठीक है, अब आगे अगर हम जाते हैं कि जैसे कोई मेटल एटम है, गैसेस फॉर्म में होगा, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, उसमें हमने एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दिया, तो ये क्या होगा, मोनोवैलेंट कैटायन बन जाएगा। एनर्जी देंगे इसलिए यहाँ पे, राइट, तो इसको माइनस मतलब किधर साइड, अगर हम इसको
लेफ्ट साइड ले लें तो एनर्जी आपकी क्या रिएक्टेंट साइड आ रही है, तो वहां एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस एनर्जी आता तो एनर्जी रिलीज होती। आई थिंक ये मालूम होगा आपको। डेल्टा एच इसी को बोलते हैं, डेल्टा मतलब एनर्जी, एच रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए साइन क्या आएगा, रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए साइन प्लस आता है और रिलीज एनर्जी के लिए साइन माइनस आता है। तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो, इसका जो आएगा वो, हाँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड पे एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चैटिंग बिल्कुल बंद कर दें, चैटिंग बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, तो इसके लिए साइन क्या आएगा, ठीक है, इसके लिए साइन जो आएगा वो प्लस आएगा। अब अगर हम आइसोलेटेड कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं और निकाला तो ये डाइवेलेंट कैटायन बन जाएगा और एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो इसमें जो एनर्जी देंगे वो पहले के कंपैरिजन में कम होगी या ज्यादा होगी, इसको बोलेंगे डेल्टा एच IE2, ज्यादा होगी। दैट वुड बी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। मैंने लिख दिया है, ठीक है, फर्स्ट से ज्यादा होगी। अगर हम डाइवेलेंट कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा एलिमेंट के लिए, तो ये आपका M3+ कैटायन बनेगा और ये एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले दोनों एनर्जी से और ज्यादा हो जाएगी। इसे बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट विल बी ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए। समझ में आई बात? क्लियर? अब यहां पे क्या होगा कि हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अगर हम कहते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर हम एटम से निकालेंगे तो एटम के लिए पहला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम के लिए पहला होगा लेकिन मोनोवैलेंट कैटायन के लिए पहला होगा। तो जब दूसरा पहला इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से निकालेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मेटल एटम के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन मोनोवैलेंट कैटायन के लिए पहला होगा। ऐसे जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये वाला तो एटम के लिए तीसरा होगा, मोनोवैलेंट कैटायन के लिए दूसरा होगा और डाइवैलेंट कैटायन के लिए पहला होगा। इसी से क्या होता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आती है, राइट? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट के बाद जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, ठीक है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट की तो हमने डेफिनेशन बताई, ऐसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी केवल आयोनाइजेशन एनर्जी बोले या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, बात वही है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे लिखी थी वैसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की का स्टेटमेंट आएगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव राइट वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम।
ठीक है, वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम फ्रॉम गैसियस मोनोवेलेंट कैटायन। मोनोवेलेंट कैटायन से यहां से निकाल रहे हैं, तो ये क्या हुई, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हुई एटम के लिए और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुई मोनोवेलेंट कैटायन के लिए। तो बात एक ही है, चाहे इसको हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एटम की बोलें या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन बोलें। तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम है, इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन, क्योंकि मोनोवेलेंट कैटायन के लिए पहला इलेक्ट्रॉन होगा और एटम के लिए दूसरा होगा। ठीक है, फ्रॉम गैसियस मोनोवेलेंट कैटायन इज कॉल्ड second ionization energy of atom or first ionization energy of monovalent cation। मोनोवेलेंट कैटायन के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, राइट। तो आप चाहें तो इसको देखिए, जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी थी वो हमने लिखी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो न्यूट्रल एटम से जब निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कैटायन से निकालेंगे तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल स्टेट से निकलेगा, तो इसको हमने बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम से इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। इसी को हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, डेल्टा एच IE1। अब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी जो यहाँ पे दिखाई गए। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो पॉजिटिव होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम फ्रॉम गैसियस मोनोवेलेंट कैटायन। ठीक है, इज कॉल्ड second ionization energy of atom or first ionization energy of monovalent cation। लेकिन ऐसे ही अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहां से, तो एटम के लिए तीसरा होगा, मोनोवेलेंट कैटायन के लिए दूसरा होगा और डाइवेलेंट कैटायन के लिए पहला होगा। तो इसी को अगर हम आगे लिखें तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है ये, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच IE3 ऐसे लिख सकते हैं। तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन एटम, एक इलेक्ट्रॉन और हम निकालेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, one more valence electron, that is the third electron of atom या second electron of monovalent cation। ठीक है, और second electron of monovalent cation
ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। डाइवेलेंट के लिए पहला होगा, मोनोवेलेंट के लिए दूसरा होगा, एटम के लिए तीसरा होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, और सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको डेल्टा HI3 बोलते हैं, इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा HIE3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको मैंने अभी दिखाया था आपको, ये देखिए, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन पहला निकला तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना। ये एटम के लिए दूसरा हुआ, मोनोवेलेंट कैटायन के लिए पहला हुआ। ठीक है, राइट। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जो हुआ, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हुआ एटम के लिए, ये एटम के लिए तो दूसरा है, मोनोवेलेंट कैटायन के लिए पहला है। अगर हम एटम के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ये एटम के लिए तीसरा होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, लेकिन कैटायन के लिए अलग अलग हो जाएगा। इसी के रेस्पेक्ट में हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को बोला। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है, जो मैंने आपको ये बताई, जो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रल एटम से, तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जिसको केवल आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। दूसरा जो होगा वो सक्सेसिव में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो मोनोवेलेंट गैसेस कैटायन से निकलेगा। और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो आपकी थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। ठीक है, आप कहते हैं कि जैसे जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो जेट इफेक्टिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैटायन बनेंगे, जेट इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो एक एग्जांपल जैसे देखिए, सोडियम एटम है, गैसियस फॉर्म में हमने ले लिया, और उससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला। जब एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा, Na+ कैटायन बनेगा, गैसियस कैटायन। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए तो सोडियम का डाइवेलेंट कैटायन बन जाएगा, एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए तो सोडियम का ट्राइवेलेंट कैटायन बन जाएगा। गैसियस फॉर्म में ही होने चाहिए सारे एलिमेंट। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए तो क्या आएगा, पूरा कॉन्फिगरेशन। तो इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 ये आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3s1 से, तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ये 6 है, 1s2 2s2 2s2 2p6 ये आएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, p6 से, 1s2 2s2 2p5। इसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएगा 1s2 2s2 2p4 बचेगा। अब यहां पे देखिए जेट इफेक्टिव क्या होगा इसका, जेट इफेक्टिव जो होगा, इस पे जो जेट इफेक्टिव होगा, ठीक है, सोडियम एटम का। अब बताइए जेट इफेक्टिव क्या होगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो अगर हम बोलें ऑर्डर ऑफ जेट इफेक्टिव विद इन द एलिमेंट क्या होगा, सोडियम एटम का जेट इफेक्टिव कम होगा। ठीक है, फिर
जेड इफेक्टिव मोनोवेलेंट कैटायन पे आएगा, बढ़ जाएगा, और डाइवेलेंट कैटायन का जेड इफेक्टिव और ज्यादा हो जाएगा, और ट्राइवेलेंट कैटायन का जेड इफेक्टिव और ज्यादा हो जाएगा। तो विद इन द एलिमेंट क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। और हमने देखा था कि आयोनेशन एनर्जी जो होती है जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा एटम से कैटायन पे, तो कैटायन का जेड इफेक्टिव हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की कोई बात नहीं करेंगे। अब आप जैसे यहाँ पे बोल दो कि यहाँ पे P6 है, यहाँ पे P5 है, तो P6 और P5 में P6 का आयनेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होगा P5 से। वो तो तब देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को तब लेते हैं जब वहां पे बिटवीन द एलिमेंट कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अगर इसी को हम देखें, आगे अगर जाएं, तो जैसे मैंने आपको बताया जेड इफेक्टिव, ठीक है, जेड इफेक्टिव यहाँ पे सोडियम एटम का कम होगा सोडियम कैटायन से, और ये डाइवेलेंट कैटायन, ये ट्राइवेलेंट कैटायन। तो जैसे जैसे अगर हम विद इन द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव आएगा विद इन द एलिमेंट, विद इन द एलिमेंट, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब आप कॉन्फिगरेशन के रेस्पेक्ट में बोलोगे कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन अगर आप देखोगे सोडियम एटम का, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकलेगा यहां से। जब ये 3s1 निकल जाएगा तो फिर इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, राइट। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहां से निकलेगा p6 से, फिर इसका जो कॉन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p5, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से जो निकलेगा, फिर ये जो आएगा 1s2 2s2 2p4। अब थोड़ी देर के लिए आप बोलोगे यहाँ P6 स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, यहाँ पे P5 है, लेकिन जेड इफेक्टिव इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि विद इन द एलिमेंट ये जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी सब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कंपेयर करिए, क्या होगा, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वन, फिर सेकंड वन आयनाइजेशन एनर्जी, फिर थर्ड वन आयनाइजेशन एनर्जी, और ये ऐसे बढ़ती जाएगी, डॉट डॉट सो ऑन, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टेबल कॉन्फिगरेशन को नहीं कंसिडर करेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे। ये नहीं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको ज्यादा कर दिया। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज मोर देन प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इट मींस सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी विद इन द एलिमेंट, बिटवीन द एलिमेंट नहीं, विद इन द एलिमेंट, ध्यान रखेंगे, विद इन द एलिमेंट always
देखो आपको खतरनाक टर्म लिख दिया, केमिस्ट्री में ऑलवेज नेवर वैसे यूज नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ यूज किया है। विद इन ऑलवेज, मोर देन, प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी, irrespective ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को इग्नोर करिए, ये कंफ्यूज नहीं होगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाए। जैसे आपसे बोला जाए फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ये कौन सी ज्यादा है, सेकंड और थर्ड, थोड़ी देर के लिए जैसे आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एटम की, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपसे पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड में कौन सी ज्यादा है, आप 100% बोलोगे सेकंड ज्यादा है। और सेकंड और थर्ड में तो आप कहोगे सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल कोर से निकला P6 से, और थर्ड में इलेक्ट्रॉन P5 से निकल रहा है, तो P6 ज्यादा होना चाहिए क्योंकि स्टेबल कोर आ गया। ये बात बिटवीन द एलिमेंट लगती है, और वहां भी एलिमेंट में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए, तब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ठीक है, बाकी सब जगह जहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे, वो बिटवीन द एलिमेंट होता है, विद इन द एलिमेंट हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो थर्ड और सेकंड में कौन ज्यादा होगी, सेकंड ज्यादा नहीं होगी, थर्ड ज्यादा होगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेकंड में स्टेबल P6 से निकल रहा है और थर्ड में P5 से निकल रहा है। P6 कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टेबल बताया गया है, देन P5। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है लेकिन जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे या जेड भी तो बढ़ रहा है, जिसके कारण थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जैसे से कैटायन बनते जाएंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए मैंने वर्ड वहां पे ऑलवेज लिखा था ऑलवेज मोर देन प्रीवियस वन। बोलिए, बात समझ में आई? तो कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन की जो बात आएगी वो मैं अभी आगे बताऊंगा, कब कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट करेगा उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसी को मैंने लिखा था इररेस्पेक्टिव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको इग्नोर करेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करेंगे। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात कब करेंगे ये मैं अभी आगे बताऊंगा। तो मोर देन प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी इररेस्पेक्टिव irrespective stable configuration of element, stable configuration of element। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मैंने बात की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को नट शेल में बोलें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी प्रीवियस वन से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वहां पे जेड इफेक्टिव ग्रेजुअली बढ़ेगा। ठीक है, अब पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जेड इफेक्टिव के क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो हमने इसके ट्रेंड की अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप हमने जेड इफेक्टिव का ट्रेंड देखा था। ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, अगर पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो अगर आपको जेड इफेक्टिव का ट्रेंड मालूम है तो सभी ट्रेंड को हम देख सकते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या बताया था, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का ट्रेंड मालूम है, उससे साइज का भी ट्रेंड बता सकते हैं, आगे आने वाली प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड
across the period, left to right, on moving left to right, ionization energy decreases, sorry मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, उल्टा नहीं होगा, ट्रेंड इंक्रीज करेगा, एक मिनट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इंक्रीज करेगा, तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है, विथ फ्यू irregularities, few exceptions, तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगी विथ फ्यू एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस क्या हैं इसको क्या देखेंगे, ये अभी जो बात कर रहा हूं इसको देखेंगे। तो पहले यहाँ पे सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से होंगे, स्टार्ट करिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आर्गन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बताइए क्या होता है, इधर जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये ट्रेंड आना चाहिए। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये ट्रेंड आता है और हमें ये ट्रेंड मिलता है, यहां पे भी ये ट्रेंड आएगा, थर्ड पीरियड में भी यही ट्रेंड आएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये ट्रेंड मिला, अभी हमने इसको छोड़ रखा है, एक्चुअल में है क्या, ये बिटवीन द एलिमेंट आ गया, ठीक है। बोरॉन का बेरिलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो अगर इस बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें यहाँ पे तो इट इज 1s2 2s2, आउटर शेल की बात करें ना, तो अगर हम इसको आउटर शेल में बात करें तो ns2, और बोरॉन का क्या आएगा ns2, पूरे ग्रुप की लिख रहा हूं np1। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्टेबल कोर से निकलेगा s2, ये p1। अब आप देखिए यहाँ पे कहते हैं एक्सेप्शनली बोरॉन की जो आयनेशन एनर्जी होगी कम होगी, ऐसे ही मैग्नीशियम की आयनेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा होगी। अब ये केस कैसे आया है, अब इसको जरा समझिएगा, ये एक्सेप्शनल केस कैसे आया है, ये अब विद इन द एलिमेंट नहीं है, बिटवीन द एलिमेंट है। ये एक्सेप्शन क्यों आया, इससे पहले मैंने सोडियम के विद इन द एलिमेंट बात की थी, वहां पर हमने कॉन्फ़िगरेशन को इग्नोर किया क्योंकि वो विद इन द एलिमेंट जेड इफेक्टिव ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। हाँ, ओनली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ठीक है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये केस आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो बोला गया है ठीक है, क्योंकि फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, देन पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन
तो यहाँ पे और एक बात और भी है, ये कॉन्फिगरेशन को प्रेफरेंस अब तब देंगे जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए। तो इनके बीच में प्रोटॉन का डिफरेंस भी कितना है, 1 प्रोटॉन डिफरेंस है। अगर 2 प्रोटॉन का डिफरेंस आएगा तो फिर हमेशा जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा। ठीक है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 प्रोटॉन का। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ठीक है, NS2, नाइट्रोजन ग्रुप की बात करें NP3, ये NS2, NP4, स्टेबल कॉन्फिगरेशन कौन सा हुआ, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है ये, राइट। तो ये फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन की अगर बात करें तो ये कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड कॉन्फिगरेशन। 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है, ये कंडीशन होनी चाहिए पहली बात, 1 प्रोटॉन का डिफरेंस हो और बिटवीन द एलिमेंट, तब कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे। अगर आपसे बोला जाए नाइट्रोजन और फ्लोरीन में बताइए किसकी आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होगी। अब यहाँ स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं बोलेंगे कि फ्लोरीन में तो P5 है और उसमें P3 है, तो P3 P5, लेकिन वहां पे क्या है, जेड 2 प्रोटॉन का डिफरेंस आ गया, जेड का मतलब डिफरेंस 1 का होगा, तब हम कॉन्फिगरेशन को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बोल सकते हैं नाइट्रोजन की आयोनेशन एनर्जी ज्यादा है, फास्फोरस और सल्फर में बोल सकते हैं ये ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां पे 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो हम कॉन्फिगरेशन को स्टेबल वाला केस ले लेंगे। तो कहने का मतलब हर जगह क्या होगा, जिसपे प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसकी ही आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एक्सेप्ट बिटवीन द एलिमेंट व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन से सेपरेटेड होंगे तो वो एडजेसेंट एलिमेंट होंगे, राइट, वो एडजेसेंट एलिमेंट होंगे। क्लियर। तो ये फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन था, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। ये फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, ये हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, इसके कारण ये केस आया है और 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम लिथियम बोरॉन में बोलेंगे तो बोरॉन की आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वहां प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब जेड ज्यादा होना, जेड ज्यादा होना मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, इस तरह मूव करेंगे तो ये केस आएगा, लेकिन विथ फ्यू एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन कहां होगा, 15 ग्रुप और 16 ग्रुप एलिमेंट में आयोनेशन एनर्जी 15 ग्रुप एलिमेंट्स की ज्यादा होगी, लेकिन 16 ग्रुप एलिमेंट से, नॉट की 17 ग्रुप एलिमेंट या हायर ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए, लेकिन जब हम आगे जाएंगे इसकी बात करेंगे नोबल गैस में, तो इनका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, NS2 NP6, ये स्टेबल सेल कॉन्फिगरेशन है, ये सबशेल है। S2 NP6 सबशेल की स्टेबिलिटी को बता रहे हैं, ये शेल की स्टेबिलिटी को बता रहा है। तो शेल की स्टेबिलिटी नोबल गैस पे जब आएगी, स्टेबल शेल कॉन्फिगरेशन, तो स्टेबल सेल कॉन्फिगरेशन होने के कारण इसकी आयोनेशन एनर्जी क्या होगी, काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना, वेरी हाई देन दिस वन, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी आ गई, शेल की। शेल की स्टेबिलिटी सबशेल S2 या P3 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गई। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेबल शेल कॉन्फिगरेशन आएगा। और वैसे भी देखो जेड भी ज्यादा होगा, एक्सट्रीम राइट आ रहे हैं, जेड भी ज्यादा है। अब वहां पे दोनों फैक्टर किसके फेवर में आ गए, नोबल गैस के, जेड भी ज्यादा और स्टेबल सेल कॉन्फिगरेशन भी ज्यादा, तो इसीलिए वो एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाएगी, राइट। बोलिए, ठीक है।
बात समझ में आई? नेक्स्ट, तो यहां पे ये बात आई नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बताइए, जेड इफेक्टिव क्या होगा? क्या ट्रेंड बताया था? डिक्रीज करेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, लेकिन जेड इफेक्टिव कहां तक डिक्रीज करता है? अप टू 5th पीरियड। ठीक है, तो ये आपका डिक्रीज करेगा अप टू 5th पीरियड एलिमेंट। decreases up to decreases up to 5th period element। ठीक है, अभी आगे की बात करूंगा। चैट बंद करिए थोड़ी से। एलिमेंट, तो 5th ग्रुप एलिमेंट तक ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पे देखिए क्या होगा। मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव जो होगा जेड माइनस सिग्मा। अब ये जो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे ये ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा कि जेड डोमिनेट करेगा सिग्मा डोमिनेट करेगा? ये भाई ट्रेंड हमें देखने के बाद पता चलता है। ट्रेंड हमारे पास डेटा है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन डोमिनेट करेगा। तो ट्रेंड हमें मालूम होगा तभी हम बता पाएंगे सिग्मा डोमिनेट करेगा जेड डोमिनेट करेगा। बेवकूफी वाले क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे थे कुछ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करें, भाई साइंस कोई घर में बैठ के थोड़ी बनती है। थ्योरी पहले पढ़ते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा, इसकी बात करें तो ये क्या होगा? इंक्रीज बाय 2 8 18 18 32 वॉट एवर, ये भी इंक्रीज करेगा बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ठीक है, जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। लेकिन 5th पीरियड तक क्या होगा? ये डोमिनेट करेगा। ये डोमिनेट करेगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि वहां आयनेशन एनर्जी कम हो रही है। तो आयनेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या होगा? जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज करने का मतलब क्या है? वहां पे इनर शेल का सिग्मा डोमिनेट करेगा, लेकिन कहां तक? अप टू 5th पीरियड। एलिमेंट। ठीक है, 6th पीरियड एंड 5th पीरियड एलिमेंट में क्या होगा? आयनेशन एनर्जी 6th पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एस ब्लॉक एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे। तो डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी क्या होगी? 5th पीरियड तक कम होगी, लेकिन एस ब्लॉक में 6th पीरियड तक कम होगी, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट में 6th पीरियड पे 4f नहीं आता। तो कुछ मैं एलिमेंट लिख रहा हूं जो आप बताएंगे। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव अप टू 5th पीरियड एलिमेंट। इन केस in few cases ionization energy of 5th period element may be more than 6th period element।
क्यों मोर हो सकती है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f। तो जिस 6 पीरियड एलिमेंट में 4f आ जाएगा वहां पे जेट इफेक्टिव ज्यादा होने से आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एक्सेप्ट एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट को छोड़ते हुए। जैसे अगर मैं थोड़ा बोलूं स्ट्रॉन्शियम की आयोनेशन एनर्जी बेरियम से कंपेयर करिए, तो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम में किसकी आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी? स्ट्रॉन्शियम की ज्यादा होगी, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे 4f नहीं आता बेरियम में, राइट? तो ये 6 पीरियड एलिमेंट, ये 5th पीरियड एलिमेंट, ठीक है? तो जो आपकी क्या होगी? ठीक है, तो आयोनेशन एनर्जी 6 पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होगी इन फ्यू केसेस। आयोनेशन एनर्जी ऑफ 6th पीरियड एलिमेंट more than 5th period element except s block element, s block element, s block element को छोड़ते हुए, जहां पे, क्योंकि वहां पे 4f नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम बोलें आयोनेशन एनर्जी रुबिडियम और सीजियम, तो सीजियम 6 पीरियड एलिमेंट, ठीक है, ये 5th पीरियड एलिमेंट। अब इनमें कंपेयर करें तो आयोनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? रुबिडियम की, क्योंकि ये सारे यहाँ पे क्या हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करें इंडियम को थैलियम के साथ, बताइए क्या होगा? थैलियम की आयोनेशन एनर्जी और इंडियम की आयोनेशन एनर्जी को कंपेयर करें, ये 5th पीरियड एलिमेंट, ये 6th पीरियड एलिमेंट, क्या होगा? जेट इफेक्टिव किस पे ज्यादा है? थैलियम पे, 6th पीरियड एलिमेंट। अब यहाँ पे 4f आ जाएगा, ये पी ब्लॉक में आ गए, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा? 6th पीरियड में 4f आएगा, ठीक है? ऐसे ही कंपेयर करें टिन और लेड, तो टिन और लेड में आयोनेशन एनर्जी बताइए किसकी ज्यादा होगी? लेड की, क्योंकि ये 5th पीरियड एलिमेंट और ये 6th पीरियड एलिमेंट, इसके 6th पीरियड एलिमेंट में 4f आ जाएगा ड्यू टू 4f 14, 14 पूरा फिल अप होएगा, यहाँ पे ड्यू टू 4f 14 पोर्ट शील्डिंग आएगा इसका। तो ये आपके कौन से एलिमेंट हुए? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट हुए? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट हुए? पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? 3rd ग्रुप एंड 14 ग्रुप, 13 एंड 14 ग्रुप। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है? डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे कैडमियम, मरकरी, आयोनेशन एनर्जी, तो कैडमियम इज अ 5th पीरियड एलिमेंट,
6 पीरियड एलिमेंट, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? ये डी ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि यहाँ पे F आ गया, मरकरी में 4F आएगा। ऐसे ही सिल्वर एंड गोल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करिए, ठीक है। तो ये 5th पीरियड एलिमेंट, ये 6th पीरियड एलिमेंट, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुई? गोल्ड की, राइट। बात समझ में आई? जर्कोनियम एंड हाफनियम, जेडआर एंड हाफनियम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें, तो फिर वही आपका हाफनियम में क्या आएगा? 4F14, ये ज्यादा होगी। तो ये कौन से एलिमेंट हो गए? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो मैंने आपको बताया है, तो ये जहां पे 4F आ जाएगा वहां पे ये एक्सेप्शन आएगा, अदरवाइज डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। जैसे जेड इफेक्टिव का ट्रेंड आएगा उसी अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक केस अगर हम आपसे पूछें क्वेश्चन में, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम मेटल, बताएंगे। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 13, 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3p1 से। गैलियम की बात करेंगे 31, आर्गन 18, 4s2, 3d10, 30 हो गए। 4p1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4p से। लेकिन उसके साथ यहाँ पे क्या है, या साइज में एक्सेप्शन बताया था, तो ये पुअर शील्डिंग आ गया इसका, डी सब जगह नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बताया था शील्डिंग, जिसके कारण जेड इफेक्टिव एल्युमिनियम और गैलियम मेटल में किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? गैलियम का। तो साइज एल्युमिनियम का गैलियम के साइज से थोड़ा ज्यादा होगा। एल्युमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगी। बोलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव 3D होने से, पुअर शील्डिंग होने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक साइज में इरेगुलरिटी थी। अब देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज में इरेगुलरिटी थी, और यहाँ पे इरेगुलरिटी आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आएगी। वैसे तो बोलते हैं कि तो एल्युमिनियम और गैलियम में इरेगुलरिटी आएगी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव का उल्टा ट्रेंड बन जाता है ये। तो साइज में इरेगुलरिटी आई थी, वही आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इरेगुलरिटी आएगी। वैसे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है। एल्युमिनियम किस पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का, और गैलियम 5th पीरियड का।
तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एलिमेंट में तो जेड इफेक्टिव फिफ्थ का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन गैलियम और एल्युमिनियम में ये एक्सेप्शन होता है, क्योंकि वहां पे 3D का पुअर शील्डिंग बनता है, बाकी कहीं नहीं बनता, यहां पे बनता है। ठीक है, क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर हम बोलें, ठीक है, जब बताइएगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, ये मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया, ये पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया, ठीक है, और वो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया। तो आई थिंक मैंने जो, तो ये अक्रॉस द पीरियड एक्सेप्शन आएगा जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, वो जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस आएगा, स्टेबल या सबशेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे डाउन द ग्रुप बात की। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम मेटल, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन Na एंड Mg मेटल। सोडियम और मैग्नीशियम मेटल में फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। अब यहाँ देखो जेड इफेक्टिव भी इसका ज्यादा और स्टेबल कॉन्फिगरेशन दोनों इसी के फेवर में। भाई मैग्नीशियम का आपका क्या है, जेड भी ज्यादा है और स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी आ गया, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि जेड भी इसी का ज्यादा है, भाई इधर 12 प्रोटॉन है, इधर 11 प्रोटॉन है, जेड भी ज्यादा है और स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी है। इसका उल्टा अगर होता, जेड जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में उल्टा होता है, जेड कहां पे ज्यादा है, ऑक्सीजन पे, और कॉन्फिगरेशन किसका स्टेबल है, नाइट्रोजन का, और एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो फिर हम बोलते हैं नाइट्रोजन के आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। बेरिलियम और बोरॉन में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है, बोरॉन पे, कॉन्फिगरेशन किसका स्टेबल बन गया, बेरिलियम का, तब प्रेफरेंस किसको देंगे, और एक प्रोटॉन का डिफरेंस है तो फिर कॉन्फिगरेशन को देते हैं। वैसे सब जगह जेड को ही देंगे, जहां जेड ज्यादा है, इफेक्टिव ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हुई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो अब सेकंड आयोनाइजेशन की बात करें तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3s1 से, और इसमें निकलेगा 2p6 से। अब बताइए 2p6 से निकलेगा। अब देखिए स्टेबल कॉन्फिगरेशन किस पे आ गया, स्टेबल कॉन्फिगरेशन किस पे आ गया, p6 सोडियम पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और जेड किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का। प्रोटॉन तो फिक्स रहेंगे, प्रोटॉन थोड़ी चेंज हो रहे हैं, तो जेड किस पे ज्यादा है, मैग्नीशियम पे, कॉन्फिगरेशन किसका स्टेबल है, सोडियम का। एक प्रोटॉन का डिफरेंस है या नहीं है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, किसको प्रेफरेंस देंगे, जेड को या कॉन्फिगरेशन को, जेड को या कॉन्फिगरेशन को,
कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इसलिए कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सोडियम की। किससे? मैग्नीशियम की। राइट। अब देखिए जरा समझिएगा कायदे से। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने जब निकाला, एक प्रोटॉन का डिफरेंस था, तो यहाँ तो क्या हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन भी मैग्नीशियम के फेवर में था पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और जेड भी इसके फेवर में था, दोनों कंडीशन इसके फेवर में थी। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकाला तो जेड तो इसका हमेशा ज्यादा रहेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल किसका हो गया? पहले मैग्नीशियम का था, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन में सोडियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब सोडियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नीशियम का जेड ज्यादा है, तो जेड को प्रेफरेंस देंगे या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को? तो मैंने बताया एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए, तो प्रोटॉन का डिफरेंस है इसलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफरेंस देंगे। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सोडियम की। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की। आई थिंक क्लियर हो गया बात, समझ में आई बात? तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात तब आएगी, मैंने आपको बताया कब प्रेफरेंस देंगे, जब वहां पे एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, और विद इन द एलिमेंट तो कभी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, हमेशा सक्सेसिव प्रीवियस वन से ज्यादा होगी। बोलिए, ठीक है। थर्ड को कंपेयर करिए, कौन ज्यादा होगी? थर्ड में फिर वही है, जेड मैग्नीशियम का ही जेड ज्यादा है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम के ज्यादा हो गया, सिमिलर टू फर्स्ट वन केस। तो थर्ड तो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, राइट। अब थर्ड में क्या हुआ? जेड भी ज्यादा हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसके पास आ गया? मैग्नीशियम के पास। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर? हाँ। तो एक क्वेश्चन और है, क्वाइनेस मेटल जानते हैं जिनके क्वाइंस बनते हैं, तो एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग क्वाइनेस मेटल। अगर हम बोलें एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर अमंग द क्वाइनेस मेटल, जिनके क्वाइन बनते हैं, अमंग द क्वाइनेस मेटल। क्वाइन किसके बनते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एक ही ग्रुप में आते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जब बताइए। हाँ, इनमें ऑर्डर बताएंगे। कॉपर में 29, सिल्वर में 18 ऐड करेंगे 47, 32 ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ? 89, 79। ठीक है। अब देखिए ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, सिक्स पीरियड एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन आप दिखोगे तो क्या आएगा? आर्गेनेटीन 4s1 3d10, ये आएगा। फिर क्रिप्टन 36 5s1 5d, सॉरी 4d10। फिर जेनॉन 54 6s2 3, 6s2 के बाद 5d1 4f14, फिर ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सभी में हाफ फिल टूल लगेगा। बोलिए, अब देखो यहाँ पे पुअर शील्डिंग आ गया, ऑफ 4f सबशेल, जिसके कारण क्या होगा? जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ, तो अगर हम बोलते हैं कॉपर, सिल्वर,
गोल्ड, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कॉपर सिल्वर में सिल्वर का ज्यादा होगा या कॉपर का ज्यादा होगा? कॉपर का ज्यादा होगा। डाउन द जब तक डिक्रीज करेगा उसके बाद इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आपको बोला है कॉपर एंड गोल्ड में ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा गोल्ड, क्यों जेड इफेक्टिव बहुत कम होता है, फिर कॉपर आएगा, फिर सबसे कम गोल्ड आएगा। ये डेटा भाई, सिल्वर का आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर से कम होगी और गोल्ड से भी कम होगी। ठीक है, तो सिल्वर तो सबसे कम हो जाएगा, राइट। बात समझ में आई? फिफ्थ पीरियड तक क्या होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो फिफ्थ पीरियड में जेड इफेक्टिव कम होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। सिक्स पीरियड में बताया था 4F आ जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। वही लिखा है, क्लियर? तो ये मैंने बात की ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन कुछ आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने बात की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और उसके ट्रेंड क्या होते हैं, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है। तो ओवरऑल बोले तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगी, लेकिन कुछ इरेगुलरिटी आएगी, कुछ एक्सेप्शन आएंगे। कब एक्सेप्शन आएंगे? जब सबशेल में स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाएगा और एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा दूसरे एलिमेंट से जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, फिफ्थ पीरियड तक कम होगी, सिक्स पीरियड पे वो वेरी करेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव वेरी करता है। जेड इफेक्टिव क्यों चेंज होता है? क्यों वहां पे पुअर शील्डिंग आ जाता है 4F का। ठीक है, बात समझ में आई? आप जो है, जो आपकी डीपीपी मिली है वो पूरी अटेम्प्ट करिएगा। अगली क्लास में मैं और आपको डीपी दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, उनको भी अटेम्प्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डीपी को डिस्कस करूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? ओके।